अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं आसमा इकबाल और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं शहजाद रज़ा। आज भी शहजाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं अपडेट कर दूँ हमारे देखने वालों को। अगर हम पाकिस्तान की बात करें नाजरीन, तो कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 18,000 से तजावुज़ कर गई है। अब तक जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो 18,770 तादाद बताते हैं ऐसे लोगों की जिनमें कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 432 अफराद पाकिस्तान भर में इस वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि मुल्क भर में 9,164 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और हमारी दुआ यही है शहजाद के इसमें से बहुत से लोग जो हैं वो नेगेटिव ही आए, अल्लाह करे, क्योंकि अभी तक हम आपको ये बता दें कि सिर्फ 4,753 लोग जो हैं वो सेहत याब हुए हैं, अपने घरों में वापस जाने में कामयाब हुए हैं। अदरवाइज बहुत बड़ी तादाद अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी किसी भी सूरत हाल का सामना करने को तैयार नहीं है और कोई भी ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए यकीनन तैयार नहीं होता है, ना ही अपनी फैमिली मेंबर को इस तरह देखना चाहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घर के अंदर रहें और कम से कम घर से बाहर निकलें। जी शहजाद जी, और आपने सही कहा कि जैसे ये तादाद बढ़ी है गुज़िश्ता चंद दिनों में, और ख़ास तौर पे कराची में जहाँ पे तकरीबन 25% केसेस जो पूरे मुल्क से रिपोर्ट हुए हैं वो कराची और सिंध में हुए हैं। और ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि हमारा वो मौशी हब भी है और वहाँ पर जैसे ताजिर बरादरी है वार वार हुकूमत पर जोर भी दे रही है कि उनको कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर जी स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत का जो एक प्लान है, सिंध हुकूमत का थोड़ा सा एक मुख्तलिफ प्लान है। खैर सूबाई हुकूमत बिल्कुल इसमें खुद मुख्तार है, जैसे आज वज़ीर इत्तलात ने भी बात की। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें शहजाद अहमद मेकन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। मेकन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हवाला दिया कि टेस्टों की तादाद हमने कितनी कर दी है, नई लेबॉर्ट्रीज हमने खोल दी हैं। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है कि टेस्ट हो रहे हैं। ये बताएं कि ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पेशेंट सामने आएंगे, इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी एक होगा, और उसका क्या करें कि लोग समझेंगे कि जी ये स्प्रेड कर रहा है, हालांकि हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास मुकम्मल और मुस्तनद डाटा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे मुझे अपने तफसीलात बयान करने को कहा। शहजाद, बात ये है कि अब 90,000 के लगभग तकरीबन टेस्ट हो चुके हैं और जैसे आपको पता है कि ये जो वबा है, ये जो वायरस है, इसका एक ही इलाज है, वो परहेज है। तो नो हाउ तो हमें देनी ही देनी है। नो हाउ से ही हमें बचा जा सकता है, परहेज से ही बचा जा सकता है। और इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर अब ज्यादा टेस्ट होंगे, जाहिर है फिर हमारी आबादी, मुल्क की आबादी जो है वो 20-22 करोड़ है और पंजाब की आबादी तकरीबन 11-12 करोड़ के लगभग है। तो हमें अपना, इससे हम वो कहते हैं ना कि कबूतर आंख तो नहीं ना बंद कर सकता। इसका हमने इसका सामना करना है, इस वबा से बचाना है, इस मूजी मर्ज को दूर भगाना है और इसके लिए हमें इसको सामना तो करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बहुत अच्छा और मिलके और बर वक्त इसका इलाज भी किया, इसका हल भी ढूंढा और इसमें हम जितने भी वसाइल थे हमारे वो बरोकार लाए। लेकिन अच्छा, आपने वो पूछा कि इसका, ये जो आपने जो पूछा कि इसका वो कोई ऐसा लोगों में कोई खौफ ना पैदा हो, तो शहजाद ये तो हमें करना पड़ेगा। इतना भी हम नो हाउ होएंगे, हम इससे आंख नहीं चुरा सकते, हमें करना है। हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारे क्वारंटाइन जो हैं, जो सेंटर्स बने हुए हैं डिविजनल लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो बिल्कुल तैयार हैं। हमें अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है कि हम इंशाल्लाह ताला इसका भरपूर मुकाबला करेंगे और हमें इससे छुपना नहीं है, हमें नो हाउ देनी है, हमने अपने देहातों को, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने कि हम छुपना नहीं, आंखें बंद नहीं करनी। जी बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुख्तलिफ शोबे हैं जिनको खोलने के लिए विफाक को सिफारिशात भिजवाई गई हैं। आज पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कंस्ट्रक्शन का शोबा है, साथ में होम अप्लायंसेज हैं, बरामदात का शोबा है। अब बताइएगा कि अगर ये इजाजत मिल जाती है, विफाक इस पर अमल दरामद के लिए कह देता है पंजाब हुकूमत को, तो फिर आपका लाहे अमल क्या है? क्या मरहलावार ये तमाम कारोबार खुलेंगे और क्या आपने ताजिर बरादरी को इस सिलसिले में इत्माद में लिया है? कुछ उनकी तजावीज भी ज़ेरे गौर रखी हैं इस सिलसिले में?
जी बिल्कुल, तकरीबन 9,000 के तकरीबन सनती यूनिट्स जो हैं उनको खोल दिया गया है और उसके जो TOR जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से खोला गया है ताकि जो ओनर्स हैं जो सनती यूनिट चला रहे, जो मैनेजमेंट है, उसको एक इरसाल किया गया है कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, इसके हिसाब से आपने सनत चलानी है। और बाकी भी तमाम जितने भी शोबाजात हैं इसमें, और आयरन है, आपकी कंस्ट्रक्शन है, डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी सनतें हैं, और जितनी भी हैं उसमें भी जितनी भी मशवरा था या तजवीज़ थी वो वफाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत ने अरसाल कर दी हैं। और बहुत जल्दी उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने जिक्र किया स्मार्ट लॉकडाउन का, तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे आगे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे ताकि हम अपना जो दिफाई इस मर्ज का जो दिफाई निज़ाम है जो हमने इस पे अमल करना है उसको भी साथ साथ रखना है, और टेस्ट भी जारी रखने हैं, और साथ साथ हमने जो मुल्क में जो बेरोजगारी का सिलसिला जो जाहिर है आपको पता है कि काफी इफेक्ट हुआ है हमारा मजदूर तबका, उसको भी साथ साथ चलना है, उसके लिए कोई खुदा ना खासा मसला ना हो। तो इसलिए हमने ये दोनों साथ लेकर चलनी है। जहां तक ये आपका जो बाजार और मार्केट, इसमें कॉमर्स के जो हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और ताजिर तंजीमें हैं, उनके साथ भी हमारे मशवरा और मीटिंग्स जारी हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मार्केट्स और बाजार भी एक प्रोटोकॉल के जरिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लॉ एंड ऑर्डर भी रखे, लोगों का ख्याल भी रखे, उस हिसाब से इंशाल्लाह खोली जाएंगी। ये ईद से पहले खुल जाएंगे? जी इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि शायद ईद से पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको खोला जाए। और इसके कोई टाइमिंग्स होंगे? जी टाइमिंग्स भी होंगे, जिस पे बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह टाइमिंग्स भी हम इसको टाइमिंग्स के हिसाब से रखेंगे। सही। अच्छा शहजाद साहब, एक और खबर जो सामने आई है पंजाब से, वो ये है कि अब जो स्मार्ट सैंपलिंग है वो भी शुरू करने का फैसला किया गया है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो आप बताएंगे कि कौन कौन से शहर होंगे, कौन कौन से हिस्से हैं पंजाब के यहाँ जहाँ पर ये की जाएगी, और ये कितनी मदद दे सकती है? क्योंकि अभी तो 8 लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है, काम कर रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये ज्यादा मदद देगी स्मार्ट सैंपलिंग जो है आपको? मुझे दोबारा सवाल करेंगी, मैं जरा थोड़ा सुन नहीं पाया। शहजाद साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो स्मार्ट सैंपलिंग का किया गया है अब फैसला कि स्मार्ट सैंपलिंग की जाएगी, ये किन अजला में आप लोग करने का इरादा रखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसके अहल है कि वाकई इससे वो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें जो हम चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जी आंख चुराना तो हमने है नहीं, मतलब आंखें नहीं चुरानी। और स्मार्ट सैंपलिंग हमने बड़ा अच्छा एक जिला इंतजामिया के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने वो जो एक सिलसिला बनाया है कि जिसमें आपकी जहाँ पे ज्यादा, जिसमें बैंक्स हैं, आपके इदारे हैं जो इंतजामिया, जहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लोगों का आना जाना है, वहां से टेस्ट सैंपलिंग शुरू होगी। और उसी से हम अंदाजा भी लगा सकेंगे कि इस वबा का जो इफेक्ट हो रहा है वो कितने फीसद हो रहा है, और उस हिसाब से भी हम साथ साथ वो उसका जो तदारुक है उस हिसाब से ही हम तय्युन भी कर सकेंगे। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद मेकन, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमसे बात कर रहे थे। और आसमा, जो इन्होंने बात की कि ईद से पहले ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि ठीक है, कोरोना वायरस से अगर आप एहतियात के साथ ख़रीदारी करें तो अभी भी आप अशिया खुर्दोनोश तो खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं, लेकिन आप रमज़ान में कारोबार बढ़ता है, ईद से पहले आपको अंदाज़ा है कि लोग खरीदारी करते हैं, तो जो लोकल इकॉनमी का चलना है वो बड़ा अहम है। तो यकीनन हुकूमत को फैसला करना है। और एक बात जो मैं पिछले एक सेगमेंट में भी मैंने पूछी थी और मैं चाहूँगा इस पर आपकी ओपिनियन भी, वो ये कि अमेरिका जहाँ पे हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा है वहाँ पर रीओपनिंग हो रही है, तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन तो है वो जो हमें खत्म दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जहां बहुत ज्यादा नरमी जो है अब दिखाई जा रही है, क्योंकि मईशत का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि सब चीजों को चलना तो है, जिंदगी को चलना है, और उस जिंदगी के पहिए को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क के पहिए को चलाने के लिए खास तौर पर उसकी मईशत का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम मईशत की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा जबरदस्त नाम हमारे जहन में आता है अगर हमने मईशत के मामलात को डिस्कस करना हो। मैं बात कर रही हूँ मिर्जा इख्तियार बेग साहब की, जिस तक टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, कैसे हैं मिर्जा साहब? आप खैरियत से अपना ख्याल रख रहे हैं इन हालात में? थैंक यू, नाइस टू सी यू इन इस्लामाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला है हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए। मिर्जा साहब, जैसे भी मैं कह रही थी कि शहजाद भी बात कर रहे थे कि अमेरिका ने भी ये फैसला किया है कि चलें कोरोना तो साथ में चल ही रहा है, लेकिन मुल्क की मईशत जो है वो भी किसी न किसी सूरत साथ में चलती रही। इसके लिए लॉकडाउन में बहुत ज्यादा जगहों पर नरमी होती हमें अमेरिका में भी दिखाई दे रही है, यूरोप के अंदर भी ऐसे इकदाम होते दिखाई दे रहे हैं। आप ये फरमाइएगा कि क्या हमें पाकिस्तान में ये इकदाम करने चाहिए, जहां जहां अभी भी चाहे स्मार्ट लॉकडाउन ही है वहां मजीद नरमी की जरूरत है, या वहां से लॉकडाउन हटा देना चाहिए? आपकी राय क्या है सर? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है और मेरा जवाब हाँ और नहीं में नहीं होगा। मैं हर जगह की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए फैसला करना पड़ेगा, लेकिन इस बात से मैं टोटल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी माली वसाइल, हमारे रिसोर्सेज मुल्क के इतने नहीं है कि हम घर बिठा के डेली वेजर्स को और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हम सैलरीज और वेजेस दे सकें और हम अपनी माशियत को एक ज्यादा अरसे तक जो है सस्पेंड कर सकें। ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। उससे मल्टीपल इश्यूज पैदा होंगे। मिसाल के तौर पे अब कुछ जगह हमारे बायर हमारी माल लेने के लिए तैयार हैं जिन्होंने पहले होल्ड ऑन कराया था। वो बायर हैं कि जहां पे जैसे जर्मनी वगैरह में बेड शीट्स की, टॉवेल्स की जरूरत हुई है और वो पूछ रहे हैं कि जी हमारी डिलीवरी अब कब दी जा सकती है। तो हमें इस मौके पे ये नहीं कह सकते उनसे कि जी हम तो बंद है इंडेफिनेट पीरियड तक, हमें कुछ नहीं पता, वो ऑर्डर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। हमें बड़ा केयरफुली एक्ट करना है। देखिए, जापान ने टेलीविजन की वहां पे डिमांड बढ़ी है और सेल फोन की डिमांड बढ़ी है और वो वहां पे उन्होंने बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जर्मनी में बेडशीट, हॉस्पिटल की बेड जो है उसकी डिमांड बढ़ी है और टॉवेल्स की डिमांड बढ़ी। तो ये आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को तो खोलना है। इनके साथ तो ज्यादा आप नहीं इस तरह से अनसर्टेन सिचुएशन में रख सकते हैं। बायर किसी का नहीं होता, वो एक खास वक्त तक तो आपका वेट करेगा, उसके बाद पूरी दुनिया खुली है। बांग्लादेश में, दूसरे ममालिक में उनको जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े अच्छे पैकेजेस दिए हैं, मराहते दिए हैं और वो बड़े एग्रेसिव जो हैं वो शिपमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध में ये अब क्योंकि जहाजों ने आना शुरू कर दिया है, बाहर के जहाज आ रहे हैं और पाकिस्तान से जहाज बाहर जा रहे हैं। ये एक साइकिल अल्लाह करे जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि साइकिल बनता है, कार्गो आता है, इंपोर्ट आता है, वही जहाज पर एक्सपोर्ट लेके जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपने कुछ शिपमेंट्स हुई हैं और वो माशाल्लाह जर्मनी वगैरह में गई हैं, जहाज आए हैं, लेके जाना शुरू हुए। तो हमें इस साइकिल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर करेंगे आप तो फिर वो साइकिल बनने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ कि जो एसओपीज बना के दिए उसमें तमाम इंडस्ट्रीज मुत्तफिक हैं, हम अमल करने को तैयार हैं और वो हमारे अपने मफाद में है कि ये उसके ऊपर मौसर तरीके से अमल दरामद हो। तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। ये मुल्क का मफाद भी है, हमारा अपना मफाद भी है। और देखिए, आप इससे ज्यादा इंडस्ट्री का पहिए को बंद नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। ये जी हाँ जी मिर्जा साहब, ये बात मीडिया में और कई हलकों में डिस्कस हो रही है कि सुपर या स्पेशल वेल्थ टैक्स इस टाइम गवर्नमेंट लगा सकती है या लगाना चाहिए, और जिन लोगों जो साहिब हैसियत हैं, बड़े बड़े घर हैं, कई गाड़ियां हैं, खास तौर पर उन पे आप इस तजवीज़ से हक में होंगे या खिलाफ होंगे? देखिए, मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ हूँ और वजह भी मैं बतलाऊंगा और इस पर मैंने बहुत सारे कॉलम्स और बड़ी जगह बहस की है। देखिए, वेल्थ टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे टैक्स देने के बाद जो अब ये आपकी वेल्थ है, इसको वेल्थ टैक्स रिटर्न में हम डिक्लेयर करते हैं हर साल, लेकिन उसके डिक्लेयर तो हम करते हैं लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, क्योंकि हम टैक्स दे के ये वेल्थ बनाई हुई होती है। एक वक्त वो था कि जब वेल्थ टैक्स था मुशर्रफ की गवर्नमेंट से पहले, तो लोग अपने कंपनी में इक्विटी नहीं डालते थे, वो डायरेक्टर लोन डालते थे, यानी अपना कर्जा दिखाते थे कंपनी में ताकि वापस ले सके, उस पर टैक्स ना लगे। और उससे वेल्थ फॉर्मेशन नहीं होती, उससे सरमायाकारी नहीं होती। दो गलतियां हुई है पाकिस्तान की तारीख में जिसको कभी मैं समझता हूँ माफ वो नहीं हो सकेगा। एक प्राइवेटाइजेशन
को खत्म करके उन्हें नेशनलाइजेशन हुआ था और एक फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट हुआ था। उसके बाद एतमाद इन्वेस्टर का नहीं बन पाया। अब अगर आप वेल टैक्स लगाते हैं या सुपर टैक्स लगाते हैं तो फिर लोग डिक्लेयर भी नहीं करेंगे, अपने असासे भी बाहर लेके जाएंगे और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। स्पेशल और इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस हैं, दिस इज द वन टाइम कॉस्ट या कुर्बानी जो देनी है हम सबको। जी, आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है ना, बैंकों में जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा हुआ है। ऐसे इदारे जो 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं उसके ऊपर सुपर टैक्स है और वो सुपर इनकम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अक्रॉस द बोर्ड वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो फिर वो लोग अपनी वेल्थ छुपाने लगेंगे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, कंपनी में इक्विटी नहीं दिखाएंगे, लोन दिखाएंगे और वो जो एक आपने कंसेशन दिया है वो आप ये साबित कर देंगे कि जी आपके हुकूमत की पॉलिसी अनकंसिस्टेंट है। ठीक, चलें। अच्छा मिर्जा साहब ये फरमाइएगा, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आप भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ममालिक में मईशत की बहाली के लिए, जिंदगी की बहाली के लिए भी फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए और कारोबारी जिंदगी जो है उसको रवा दवा रखा जा सके। पाकिस्तान में अब फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा ही फैसला हुकूमत करती है ईद के बाद या फिर थोड़े अरसे के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहला बड़ा कदम हुकूमत को ऐसा क्या उठाना होगा इस लॉकडाउन के खात्मे के बाद कि फौरी तौर पर हमारी जो मीशत है उसको बड़ा संभाला दिया जा सके? ऐसा क्या इकदाम किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी तो आवाम की रिलीफ के लिए काम किया जा रहा है, बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है, शरह सूद कम की जा रही है, लेकिन फिर जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, कारोबार खुल जाएंगे, जिंदगी मामूल पे आएगी, तो फिर सबसे पहला बड़ा कदम मीशत की बहाली के लिए क्या होना चाहिए सर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि मुसलसल एक के बाद एक वो पैकेज दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पैकेज उन्होंने दिया, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज दिया, सैलरीज के लिए स्टेट बैंक ने लोन का जो है वो पैकेज दिया और मार्कअप जो है वो 9% पे आ गए हैं। जो हमारी डिमांड थी सिंगल डिजिट, अफरात ज़र भी कम हुआ है, 8.5% की फिगर आई है जो 14% था। दो अल्लाह ताला ने मदद करी हमें, एक तेल की कीमतें कम हो गई और उस सतह पर आ गए जो हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा 2 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर का, और हमारी ये जो फ्रेट है, जो हमारे किराए हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी और खुर्दुनी तेल की भी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है जो तेल के बाद हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है, तो जिसे कुकिंग ऑयल कहते हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे फेवर में हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी मईशत को सपोर्ट मिलेगा। उधर IMF ने हमारा जो प्रोग्राम था जो उसको फिलहाल सस्पेंड किया है और उसकी जगह 1.4 बिलियन का उन्होंने हमें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दी है। तो इन सब चीजों से हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन डेवलपमेंट ने भी वजीर आजम की डिमांड के ऊपर हमें जो है मदद का ऐलान किया है और हम G20 कंट्रीज ने जो हमारे फंड्स हैं जिसमें पेरिस क्लब और दूसरे हैं डोनर्स एजेंसी के, वो उन्होंने भी डेफर करा हमारी पेमेंट। तो हमें एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग पीरियड मिल गया है। अब जैसे अल्लाह ने चाहा ये लॉकडाउन खत्म होता है, सनत नॉर्मल होती है, तो हमें अपने उन ममालिक को जहां पे ऑर्डर हमारे हैं और मेजर ऑर्डर वहां से मिलते हैं, मैं चाहता हूं वजीर आजम साहब वहां पे रिक्वेस्ट करें कि उन ऑर्डर को रिवाइव करें, क्योंकि हमारा हक सबसे ज्यादा है इसलिए है कि हमारी वर्नेबल इकोनॉमी है, कमजोर इकोनॉमी है और यहाँ पे लोग जो है वो गुर्बत के लकीर के नीचे बिल्कुल जी ऐसा ही है मिर्जा साहब। और मैं ही समझती हूँ, बल्कि शहजादा आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हुकूमत जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रही है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है तमाम तबका। मैंने शुमाइल दाऊद साहब, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट पंजाब चेंबर, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स। इससे पहले उनसे सवाल हम करें, जो मैंने मिर्जा साहब से एक इशू डिस्कस किया वेल्थ टैक्स का, मैं चाहूंगा आपकी इनपुट इस पे। अच्छा, तमाम लोग तो देखें, अगर आप बड़े बड़े ताजिरों से पूछेंगे या ऐसे लोगों से ऐसा लगता है कि उन पर ज्यादा टैक्स लग जाएगा या उनको देना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल में इतराज ही करेंगे। अच्छा, मिर्जा साहब भी इतराज कर रहे थे इस चीज पर कि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसी इनकम है जिस पर आप टैक्स दे चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जितनी छूट दी गई है, दीगर टैक्सों में तो बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है, तो अगर आप अभी अपनी मुल्क की जरूरत के लिए, मुल्क को सहारा देने के लिए इस मुश्किल वक्त में अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है
है तो फिर हम सबको इस वायरस और ये खास तौर पर लोगों के लिए कि अगर आपके गैराज में 8 से 10 गाड़ियां खड़ी हैं और 4 से 5 घर हैं आपके पॉश एरियाज वही में, होगा कि इसमें तो हम टैक्स पहले से दे रहे हैं, अगेन दे बात चुके हैं। इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस हैं। खैर डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये क्योंकि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के भी ओनर हैं, मैं ये पूछना आपसे चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों में तो जिस तरीके से काम किया जा रहा है, फ्री टेस्टिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपके हॉस्पिटल में या सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या इनपुट है इस वबा में सारी? देखिए ओवरऑल जो पेशेंट फ्लो है वो तकरीबन 30 से 40% फ्लो कम है, लेकिन ये कि हम लोग खुले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्विसेज दें, अपना प्रोटेक्शन करके लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि जो शख्स आ रहा है वो पॉजिटिव तो नहीं है या कैरियर तो नहीं है। बरकैफ इन पेशेंट भी हो रहा है, लेकिन हम उस तरीके से यानी कोविड पेशेंट्स अगर डिटेक्ट होते हैं तो उनको फिर हम जो गवर्नमेंट के सैंक्शनड इदारे हैं जहां पर इलाज हो रहा है या दाखिला हो रहा है, फिर उनकी तरफ उनको रिज्यू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी, बहुत सारे लोगों के हवाले से खबरें सामने आने के बाद सईद गनी हों या दीगर हमारे लोग हों, गवर्नर सिंध हों, जब ऐसे लोगों में कोरोना पॉजिटिव आता है तो उस तरह की अलामात नहीं है जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली हों, कोई बहुत शदीद बुखार नहीं है, कोई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही, तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से किसी को कोरोना हुआ हो, कुछ ऐसी अलामात जो हम खुद नहीं समझ पा रहे हों, जैसे कि अभी मुझे हल्का हल्का सा फ्लू है, हल्की सी तबीयत खराब है, आम दिनों में भी रहती है, एलर्जी की वजह से भी ऐसा होता है, मैं ये समझ रही हूँ कि ये एलर्जी है जो नॉर्मली होती है, लेकिन ये कोरोना मुझे हुआ हो, खत्म हो गया हो, मुझे पता भी ना चला हो, ऐसा होता है सर? ऐसा हो सकता है, एक अंदाजे के मुताबिक कम 30% यानी 30% ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे दरमियान जिनको कोई इलामात ना हो, उनको पता भी ना चले। लेकिन अगर किसी को, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि फ्लू है, तो वो फ्लू आमतौर पे यानी नाक का बहना, छींकें आना, इस तरह की चीजें जो हैं अक्सर औकात उसमें बल्कि वो कंपैरिजन भी है कि जो उसकी इलामात हैं उसमें बुखार का होना और खुश्क गले का दर्द करना, खुश्क खांसी होना या बाद में सांस लेने में दिक्कत होना, ये वाज़े तौर पे फर्क है। और अब एक जो सिम्टम सारी दुनिया में आया है कि बाज लोगों को यानी उनकी जो स्मेल है, कुव्वत जो स्मेल है या सूंघने की जो सलाहियत है उसमें कमी होती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और एसिम्प्टोमेटिक्स अनफॉर्चुनेटली हो सकते हैं हमारे दरमियान, और उनको बाजुकात ये है कि बहुत माइल्ड, देखिए ना 80% 85% लोगों को माइल्ड होता है, लेकिन जाहिर बात है कुछ 15% ऐसे लोग हैं जो बकिया 15 से 20% जिसमें मॉडरेट और फिर 5% जो क्रिटिकल हैं जिनको सीरियस नोयत का वायरस अटैक होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी ये जो स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चलिए सही है, अगर आप 30 लोगों का टेस्ट करते हैं, 30 के 30 में से अगर आपको टेस्ट जो है ये आता है कि नेगेटिव है, लेकिन अगर एक का भी पॉजिटिव होता है तो फिर तमाम लोगों का दोबारा से टेस्ट करना पड़ता है। ये तरीक़ाकार सही है? इसको राइज होना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए पाकिस्तान में? जी, बहुत अच्छा तरीका है। आप ये देखिएगा कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के पूरे मुल्क की सतह पे जो हमारे अभी तक तकरीबन 1,93,000 टेस्ट हो चुके हैं और उनमें से 18,700 के करीब जो अभी हमारा फिगर है, इसमें रफली ये तकरीबन 9 या 10% आप कहें पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब हम ज्यादा टेस्ट करते हैं तो हम अपनी एक वक्त बचाते हैं, कॉस्ट बचाते हैं, और बहुत थोड़े वक्त में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा अगर सिर्फ 10% पॉजिटिव आ रहे हैं तो बाकी 90% नेगेटिव भी तो आ रहे हैं ना, तो हम वो पैसा भी बचा रहे हैं, वक्त भी बचा रहे हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्लस्टर्स को और उनको अर्ली रोकने में कामयाब होंगे ताकि फैलाव रुक सके। ठीक, बिल्कुल। अच्छा जी प्लीज आप पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसका जो कर्व है वो आ चुका और उसके बाद इसकी जितनी शिद्दत होना थी वो हो चुकी, अब ये कमी की जानिब मायल है कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है। पाकिस्तान के अंदर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जितने उरूज पर इसको जाना था वो चला गया, 18,000 कुछ केसेस हमारे सामने आ गए हैं, या अभी भी आप समझते हैं कि इसका फैलाव जो है वो बढ़ सकता है? अभी वो सूरत हाल नहीं आई है कि ये वापसी का सफर करता हुआ दिखाई दे रहा हो? नहीं, बिल्कुल। अभी ये हर मुल्क में डिपेंड करता है कि उनका पहला केस कब था। तकरीबन अंदाजन देखने में आया कि 3 माह तक जाके एक कर्व सा बनता है
फिर उस मुल्क के अंदर कितना कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी पार्शियल लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन हमने किया है, और अभी केसेस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते रहेंगे बदकिस्मती से, और फिर जाके एक अंदाजे के मुताबिक कि मई के अंदर अब हम आ गए हैं, उम्मीद है कि मई के आखिर तक इसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन ये सारा दारोमदार हमारे लोगों पर है कि हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करते हैं और अपना बचाव कैसे करते हैं, क्योंकि इसका फैलाव जो है उसको रोकने का और इस वक्त कोई तरीका नहीं है मां सिवाय इसके कि हम अपने आप को इसको फैलने से और लगने से बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन इसकी साल के आखिर तक एस्टिमेट दिया जा रहा है कि शायद मार्केट में इसकी अवेलेबल होगी। हम देख रहे हैं कि आजकल मुख्तलिफ चीज़ें जो प्रमोट कर रहे हैं कि जी ये दवाई खाएं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा और इम्यून सिस्टम कोरोना को शिकस्त दे देगा। इस किस्म की मार्केटिंग काफ़ी हो रही है, तो आपके ख्याल में मुनाफा कमाना अपनी जगह पे, क्या ये बात मुनासिब है कि आप कोरोना का सहारा लेके अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें? देखिए, बहुत सी चीजें, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी चीजें गलत भी हैं, मिसगाइड भी कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं है, लेकिन इस बीमारी की नौयत ही इस किस्म की है कि जिसमें कोई हतमी फैसला भी नहीं हो सका। बहुत सी डायनामिक चीजें आ रही हैं, नई स्टडीज आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो वैक्सीनेशन हैं, तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं दुनिया में काम कर रही हैं, और कुछ वैक्सीन जो हैं वो थर्ड ट्रायल्स लेवल पे यानी फेज 3 ट्रायल्स पे आ चुकी हैं। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द वो अवेलेबल हो जाएंगी उन ममालिक में, लेकिन कल को हमारे दरमियान भी शायद वो आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। उम्मीद है कि ये वक्त आएगा कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगी और लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। ठीक है जी, लोग इससे मुस्तफीद होंगे, लेकिन ऐसा होने में भी वक्त लगेगा। और जब तक ये वक्त लग रहा है डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी अफवाहें जो हैं नई नई वो हमारे सामने आ रही हैं। अब आज मैं कहीं पढ़ रही थी, बहुत से लोगों को इस बात पर खौफजदा किया जा रहा है कि जब आप हैंड वॉश करते हैं या आपके हाथों से उतर जाता है, पानी में बहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर, ये पानी के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है, उससे भी ट्रांसफर हो रहा है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने घर की पानी की जो टंकियां हैं उनके अंदर भी क्या क्लोरीन डालनी है, उनके अंदर भी ऐसी चीजें डालनी है, उनको भी साफ रखना है, महफूज रखना है? सर देखिए, अभी तक किसी भी जगह इसका कहीं मतलब कोई पॉजिटिवली कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी रिसर्च मेरी नजर से तो नहीं गुजरी, लेकिन हैविंग सेड दैट, पानी को जनरली साफ रखने के लिए क्लोरीनेट करना या उसको साफ रखना तो उस कम मिकदार में, ऑब्वियसली वो उस मिकदार में नहीं डाला जा सकता जिसके अंदर खुदा ना खास्ता हम जमीन को साफ करते हैं या सरफेसेस को साफ करते हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है बहुत कम मिकदार में होती है। लेकिन पानी को क्लोरीनेट करना वैसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अभी तक कहीं ऐसी एविडेंस नहीं आई कि खाने की अशिया के ऊपर या ऐसी कोई चीज जो है या पानी के जरिए जो अंदर जाए। सर, ये जो कहा जा रहा है कि अगर एक कोरोना से मुतासिर है कोई शख्स, उसको अगर मच्छर काटेगा, वो मच्छर दूसरे शख्स को काटते उससे भी फैलता है। अब अगर एक जगह हाथ लगाने से दूसरी जगह जाता है, तो एक जगह मक्खी के बैठने से दूसरी जगह अगर मक्खी जा रही है, हमारे खाने पे बैठ रही है, हमारे कपड़ों पे, हमारी स्किन पे, तो उससे भी ये फैलता है। ऐसा है सर, क्या वाकई? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है। मच्छर, जाहिर बात है, मौसम आगे आ रहा है तो हमें डेंगू से बचना है, मलेरिया से बचना है, लेकिन इस वायरस का कोई भी फैलाव जो है वो मच्छर एज अ वेक्टर नहीं है। ये इंसान से इंसान के दरमियान ही फैलता है, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली हमारे सांस से, हमारी ड्रॉपलेट से या एरोसोल से जो है वो फैलने का इम्कान होता है। नहीं, लेकिन एक लेमैन क्वेश्चन है डॉक्टर साहब इस पे, अगर एक शख्स को कोरोना वायरस है और मच्छर की बात नहीं करते, मक्खी की कर लेते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मक्खी के किसी जिस्म के हिस्से पर लग के दूसरे शख्स तक पहुंच जाते हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी मतलब देखें, क्या साराई तो किसी भी चीज के बारे में की जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज सबकी समझने की है कि हम अगर अपने हाथ साफ रख रहे हैं और अपने मास्क के जरिए अपने आप को कवर कर रहे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ज्यादा इम्कान है कि हम बचे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पोल्ट्री की सनत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उसके फ़ौरन बाद जब पाकिस्तान के अंदर ये केसेस बढ़ना शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बर्ड फ्लू की तरह है, मुर्गियों के अंदर भी मौजूद है, गोश्त के अंदर भी मौजूद है, गोश्त नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर पर मुर्गी अवॉइड करनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए उसको। तो क्या ऐसा कुछ है? आपने कहीं कोई ऐसा पढ़ा या आपकी तहकीक क्या बताती है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी ये सब मिथ्स हैं या ऐसी जिसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन है, खौफ है, और लोगों को बिल्कुल जाहिर बात है, हम जो भी खाना खाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम पका के खाते हैं, कुक करते हैं, तो वैसे ही जब किसी चीज की कुकिंग की जाए तो उसके अंदर कोई भी
जरासीम या इस किस्म की चीज हो भी तो वो रह नहीं सकती। तो बाहर कैफ ये मुर्गियों के जरिए नहीं फैलता और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो जानवरों में मुर्गियों के जरिए नहीं है। अच्छा, खाने की आपने बात की और यकीनन ज़्यादातर हम पका के खाते हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा कि जैसे जापानीज सुशी है वो भी पाकिस्तान में भी कई जगह पे अवेलेबल है, आजकल तो खैर लॉकडाउन है, या डक मिसाल के तौर पे। तो आप एडवाइस करेंगे कि ये रॉ मीट नहीं खाएं आजकल भी और वैसे भी अदरवाइज? देखिए, अब चूंकि मौसम अभी इस वक्त हम गर्म मौसम की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही गर्मियों में रॉ मीट्स को परहेज करना चाहिए। हमारे मुल्क में अभी भी वाटरबोर्न डिजीजेस मौजूद हैं। मेरे ख्याल से पका हुआ खाना ज्यादा मुनासिब होगा और हमें न सिर्फ इस बीमारी से लेकिन बतदरीज अगर हम देखें टाइफाइड, कॉलरा, मुख्तलिफ और जो बीमारियां हैं जो वाटरबोर्न हैं, हेपेटाइटिस ई, इनसे भी हमें बचाए रखेगा। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पका हुआ खाना या कुक्ड फूड जो है उसी का इस्तेमाल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो आप मईशत पर भी बड़ी माहिराना राय रखते हैं, वो राय भी हम यकीनन आपसे लेंगे, मईशत पर भी बात करेंगे। लेकिन आजकल चूंकि इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा बात हो रही है, क़ुव्वत मुदाफ़त को लेकर बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। अब आप ये बताइए कि हमारे ऐसे व्यूवर्स जो घरों के अंदर मौजूद हैं, डर रहे हैं, खौफजदा हैं कोरोना की वजह से, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं, कौन सी खुराक खानी चाहिए कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें ताकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाए कोरोना से फाइट करने के लिए? सर देखिए, सबसे अहम चीज तो बैलेंस्ड है, जिसको आप कहते हैं कि अपनी मुतवाजन ग़िज़ा। अब मुतवाजन ग़िज़ा का मतलब ये, हम रोजों में से भी गुजर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि बैलेंस के अंदर हम सिर्फ तली हुई चीजों का ना इस्तेमाल करें, उसको कम करें और ज्यादा प्रोटीन, फैट और लीफी यानी कि जो हमारे फ्रेश फूड्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स को करें और फ्रूट्स को इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मशरूबात में अगर आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें बनस्पत इसके के जो आर्टिफिशियल स्वीटेंड किस्म की चीजें हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। और इसके साथ साथ अगर कोई मल्टीविटामिन अफोर्ड कर सकता है, अगर और चीजें हैं, तो हमें जरूरत है कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी लेवल्स ठीक हों। अगर उसकी कमी हो तो हम वो इजाफी ले लें, और अगर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर लें, विटामिन सी का इस्तेमाल कर लें, तो ये आपको डेफिनेटली एक इजाफी बेनिफिट देता है। और कलौंजी का इस्तेमाल आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में बात की है, इसमें फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। ठीक। और डॉक्टर साहब, आजकल जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स हैं वो उनको भी खतरे से दो चार हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा है इस वक्त दुनिया भर में। उनके साइकोलॉजिकल इशू हैं। वैसे तो सारी एहतियाती तदाबीर आपके सामने हैं और जहाँ तक मुमकिन हो हुकूमत भी इसमें मदद कर रही है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है ऐसी सूरत हाल में? बीइंग अ डॉक्टर ज़रा बताइएगा, और उसके तदारुक के लिए किसको क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, इस वक्त तो सारी दुनिया समेत पाकिस्तान के और खासतौर पे जो फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, एक फियर ऑफ अननोन है। खासतौर पे जब एक खबर आती है कि किसी शख्स को, किसी कॉलीग को उनके अस्पताल में या इस किसी भी शहर के अंदर हुआ है, तो वो एक फियर है और उस फियर की वजह से वो सिलसिला होता है। लेकिन मैंने जितने भी अपने कॉलीग से मुल्क से बाहर भी बात की है, वो लोग अपने आप को, जाहिर बात है, प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अहम इसमें जो चीजें हैं वो ये है कि इसकी जो टेक्निक है वो बड़ी अहम है। और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो, उनकी ट्रेनिंग भी होती हैं इदारों में, लेकिन उनको इसका बड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो बचे भी रहें। और इनकी मौजूदगी के साथ साथ सही इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो भी एक रीजन बन सकता है उनका एक्सपोजर होने का। अच्छा शमाइल साहब, आप डॉक्टर भी हैं, मईशत पर भी बड़ी माहिराना राय रखते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी अपने देखने वालों को। तो कुछ आपके डॉक्टर होने को और मईशत के हवाले से एक्सपर्ट होने को मिलाते हैं और आपसे सवाल ये बनाते हैं कि ये बताइए कि अभी एक डॉक्टर होने के नाते से आप क्या देख रहे हैं मईशत की बहाली के लिए जो कहा जा रहा है, खासतौर पर ताजिरों की बहाली के लिए जो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उसको फौरी तौर पर या तो खत्म कर देना चाहिए या उसमें बहुत ज्यादा नरमी होनी चाहिए, दुकानें, कारोबारी मराकज़ खोल देने चाहिए। एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं? हम इस नहज पर ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है पाकिस्तान के अंदर, नीचे की तरफ गामजन है, इस नरमी में हम जा सकते हैं, लॉकडाउन में नरमी ला सकते हैं, ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी इश्तियाक साहब भी बात कर रहे थे और मेरा भी चूंकि ताल्लुक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है और मैं पहले साहब का सदर भी रहा हूँ, और हमारी तरफ से भी यही डिस्कशंस आ रही हैं और मैं भी उनमें शामिल रहा हूँ। और वो यही है कि हमें बतदरीज खोलना है और जो हुकूमत ने SOPs ले डाउन किए हैं, आई थिंक वो तमाम दुकानदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स,
या और इस तरह के जो एसेंशियल एरियाज हैं उनको बतदरीज खोलना बड़ा जरूरी है। मईशत को दोबारा से हमने अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। अभी जिस तरह आपने पूछा, हमारी जो ग्रोथ है इस बीमारी की वो अभी रुकी तो नहीं है, लेकिन हमें बतदरीज खोलने की तरफ जाना है और हमें उसको मॉनिटर करना है और वक्तन फवक्तन स्मार्टली उन इलाकों को या क्लस्टर्स को अलग करना पड़ेगा जहां पे फैलाव नजर आए। बहुत शुक्रिया शुमाइल दाऊद साहब, हमें अपनी राय से आगाह करने का। इरफान याकूब राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने का। हुकूमत पाकिस्तान ने आज कहा है कि 1 लाख पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, कुछ आ चुके हैं। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से ताल्लुक है और इनके वापस आने से जो हमारी रेमिटेंसेज हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? जी राना साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सवाल अगर आपको नई आवाज आई तो मैं दोबारा दोहराता हूं कि ये 1 लाख पाकिस्तानी जो वापस आना चाह रहे हैं किन मुमालिक से हैं और इनके वापस आने से हमारे जो रेमिटेंसेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जी डेफिनेटली इसमें एक पेंडेमिक तो चल रहा है और लोग पाकिस्तान में इसलिए आना चाह रहे हैं कि बाहर रेशो बहुत ज्यादा है। कोविड-19 पूरी तरह पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है और पाकिस्तान जो है वो अभी तक वो इंटेंसिटी नहीं है। तो दैट्स द मेन रीजन कि लोग जो कहते हैं कि यदि हम यहाँ भी कमरों में बंद है, घरों में बंद है, तो हम बजाय इसके कि हम यहाँ बैठे अपने कंट्री जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें रेमिटेंसेस का आप पूछ रहे हैं तो रेमिटेंसेस डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। तो अच्छा इरफान साहब, आप चूंकि सऊदीया में मौजूद हैं, वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वो वापस आना चाह रहे हैं और उससे ज़ाहिर असर भी पड़ेगा पाकिस्तान में जो ये लोग पैसा भेज रहे होते उस पर। लेकिन ये फरमाइएगा सर कि सऊदीया में अभी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो क्या कुछ इकदाम कर रही है? पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं मस्जिदुल हराम के बंद होने की वजह से। वहाँ पर जो पाबंदी एक तरह से आयद की गई थी उस वजह से, उसमें कुछ नरमी करना चाह रही है अब सऊदी हुकूमत? आप क्या देख रहे हैं? जी डेफिनेटली 2-3 दिन से यहाँ पे काफी ज्यादा इन्होंने कोई भी इकोनॉमी, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी भी इस चीज की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि वो लॉकडाउन को या कर्फ्यू को प्रोलॉन्ग करे। जी इवन अमेरिका के अंदर उन्होंने कुछ रियासतों को, कुछ स्टेट्स को कह दिया कि जी आप जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी नरमी करें, और सेम सूरत हाल सऊदी अरब में भी है। क्योंकि ये एक इतना बड़ा पेंडेमिक है कि कोई भी कंट्री इसका मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। अब सऊदी अरब में आज की बात करें, कल तक इसके 24,000 केसेस और बतदरीज बढ़ भी रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लॉकडाउन करके इकोनॉमी कैसे सस्टेन रहेगी। सेम आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी खान साहब ने कल कहा है कि थोड़ा सा इसको नरम करना पड़ेगा हमें और लॉकडाउन को पार्शली खोलना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लॉन्ग करते हैं तो लोग बेचारे अर्निंग, जो डे टू डे अर्निंग थी, शॉप वाले थे, कुछ रेडियां वाले थे, कुछ डेली वेजेस पे लोग हैं, तो वो बड़े मजबूर हो गए हुए हैं। तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो इसको लॉन्ग कर नहीं सकती। ठीक, प्रॉब्लम ये है। अच्छा इरफान साहब, हज के हवाले से कुछ बताइएगा। आप वहाँ पर मौजूद हैं, अब तक इत्तलात पहुँच रही होंगी, क्या सोच रही है इस वक्त सऊदी हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया? और उम्रे के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि इसकी इजाज़त देने पर कुछ गौर किया जा रहा है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में? देखें, ये सारा डिपेंड करता है कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है, अगर तो इसकी कोई वैक्सीन आ जाती है या इसका कोई इलाज या इसको क्योर कर लेते हैं, उसमें तो भी टाइम लगेगा। वैक्सीन अगर आ भी जाती है तो उसमें भी टाइम लगेगा। अभी इसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही। वो कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी वैक्सीन इसकी बन जाए या मेडिसिन मार्केट में आ जाए तो देन वो खोलेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल चांसेस हैं। हज और उम्रे के बहुत मुश्किल चांसेस है। जो लोकल लोग हैं उनको डेफिनेटली वो इजाजत देंगे, लेकिन एक्सपर्ट के लिए बंद रखेंगे ये लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इरफान साहब, अगर आप लाइन पे हैं तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनमें सऊदीया के अंदर कोरोना पॉजिटिव आया है, और वहां पर फिर जो पाकिस्तानी हुकाम मौजूद है सफारत खाने के अंदर, वो किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं? उन तक पहुंचा जा रहा है, उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि हम बेशक वो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन हम तमाम पाकिस्तानी उनके साथ हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ है? या वहां पर आप ये देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, वो खुदा न ख्वास्ता मुश्किलात में है? देखें, कोरोना पॉजिटिव के हवाले से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और यहाँ पे इन्होंने फिलहाल कोई लिस्ट ऐसी जारी नहीं की कि फलां कंट्री के इतने हैं, फलां के इतने हैं। अभी तो टोटल नंबर ये दे रहे हैं। पाकिस्तानी की एग्जैक्ट लिस्ट कोई भी किसी के पास भी नहीं आई
और ये फिलहाल तो टोटल केसेस ही बता रहे हैं कि जी टोटल 24,000 या 25,000 केसेस हो गए हैं। उसमें से जो डेथ हैं वो तकरीबन 170 थी कल रात तक, आज का कुछ मेरे पास फिगर नहीं आई अभी तक। 170 डेथ हैं और तकरीबन 24,097 केसेस थे कल तक। ठीक है, 24,000 से ज्यादा केसेस कल तक रिपोर्ट हुए थे। इरफान याकूब राना साहब हमारे साथ मौजूद थे सऊदी अरेबिया से और हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और वहाँ पर भी जो तादाद बता रहे हैं उससे तो अंदाज़ा होता है कि वाकई वो सही कह रहे हैं कि अभी फौरी तौर पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया जाना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल, और इस पे जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ ममालिक इसको खोलने पर बज़िद हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका जहाँ हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा है और WHO की वार्निंग के बावजूद, और इस पर बड़ी डिबेट हो रही है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि लेना पड़ेगा। और एक चीज़ बड़ी अहम है आसमा, वो ये कि अभी हम पंजाब हुकूमत के तर्जुमान से जो बात कर रहे थे, हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पेशेंट सामने आएंगे, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। इससे हमें ये घबराना नहीं है कि कोरोना जो है एकदम स्पाइक कर रहा है और वो जो आप कर्व की बात कर रही थी वो बिल्कुल ऊपर जा रही है और फ्लैट नहीं हो रही। तो टेस्ट ज़्यादा करने से अगर केसेस ज़्यादा आते हैं तो इससे घबराने की बात नहीं है। हमें पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे पेशेंट्स हैं और हमारे पास जब तक ये मतलूबा मालूमात नहीं होंगी हम इसका इलाज, इसका तदारुक, इसका बचाव और इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो नहीं ले सकते। एक और चीज़ इससे साबित होती है, इससे पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है वो जो खौफ है लोगों के जहनों में कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाएगा तो उसकी मौत ही वाकई हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना का अभी भी शिकार हैं लेकिन उनमें वैसे सिम्टम्स नहीं है कि उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो। तो हमें घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, बल्कि इसका हमें मुकाबला करना है, इससे हमें लड़ना है। और इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।